गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सभी अच्छे होंगे आई होप, है ना? ओके, आज जो अपन ने चैप्टर लिया है वो क्लास 10th मैथमेटिक्स का है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस चैप्टर की बच्चे एक खासियत ये है कि इसे 9th क्लास का बच्चा हो वो भी आराम से पढ़ सकता है ना, अगर फ्री हो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा बाकी चैप्टर्स से लिंक कम रखता है, ज़्यादा लिंक नहीं है ना। ओके, तो बच्चा ये चैप्टर अपने काम किस चीज़ में आता है? पहले जो अब सबसे पहले इनिशियली ये क्या चैप्टर सब पढ़ तो लेते हैं, क्वेश्चन भी उनके हो जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये पता नहीं होता कि ये काम कब आता है या फिर इसके यूजेस क्या क्या है ना। तो एग्जैक्टली अपन पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे कि इस चैप्टर का एग्जैक्टली सेंस क्या है, अपन पढ़ क्यों रहे हैं, कहाँ काम आता है, ठीक है। उसके बाद में जो इसका मैथमेटिकल पार्ट है जो कि क्वेश्चन है 10th बोर्ड के हिसाब से, वो अपन देखेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले तो अपने पास में ये चैप्टर अपन पढ़ते क्यों हैं, तो बच्चों देखो बात समझो। अपने पास क्या होता है जनरली, जैसे बहुत बड़ा डेटा सेट गिवन होता है, जैसे कि मान के चलो मैं कह दूं कि अपने पास में जो टोटल राजस्थान बोर्ड के जो बच्चे हैं, राजस्थान स्टेट बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, उन सब के मैथमेटिक्स में स्कोर कितने हैं, है ना। सभी बच्चों का मैथमेटिक्स का स्कोर कितना है, ठीक है, या स्कोर कैसा है। मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक बात बताओ बच्चों, अपने पास में जो टोटल राजस्थान स्टेट है उसके अंदर जो मैथमेटिक्स का स्कोर है बच्चों का, वो कैसा रहा है, अच्छा है कि बुरा है, तो तुम क्या करोगे? एक फाइल उठाओगे जिसमें राजस्थान में जितने भी बच्चों ने मैथमेटिक्स का पेपर दिया क्लास 10 से, वो उठा के लाके मुझे पकड़ा दोगे, जिसके अंदर की 10 लाख प्लस बच्चे हैं। तो मैं क्या उन सभी 10 लाख बच्चों का नंबर देखने वाला हूँ क्या, हर एक बच्चे का कितना स्कोर रहा है, फिर बताऊंगा मैं? बताओ, पॉसिबल नहीं है ना 10 लाख बच्चों के मार्क्स को एक साथ जज कर पाना कि स्कोर एग्जैक्टली कैसा रहा है। कुछ बच्चों के ज़्यादा हैं, कुछ के कम हैं, कुछ के कैसे हैं, तो इतने 10 लाख नंबर, भाई मैं पहले नंबर से देखता हूँ लास्ट नंबर तक पहुंचूंगा, तब तक मुझे ये नहीं पता रहेगा आगे मैंने नंबर कौन कौन से देख लिए, है ना। तो ऐसी चीज़ों में अपनी सहायता करता है ये चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये अपनी बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाता है ऐसी चीज़ों में। ये क्या करता है, जो 10 लाख नंबर है ना, जो 10 लाख स्कोर है अलग अलग बच्चों के, उन सारे स्कोर्स को क्या करता है, एक नंबर से रिप्रेजेंट करने में अपनी हेल्प करता है। या तो मैं सारे 10 नंबर, जो 10 लाख स्कोर अपने पास में, जो 10 लाख मार्क्स हैं वो पूरे के पूरे, उनको देख के एनालाइज करूं, या उन सभी से अपन एक थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करके एक नंबर निकाल लें, वो एक नंबर अपने को रिप्रेजेंट करे क्या, कि ओवरऑल अपने को ब्रीफ दे दे कि एग्जैक्टली मार्क्स कैसे रहे, अच्छे रहे हैं कि बुरे रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल बच्चे के स्कोर तो नहीं पता चल पाएगा उससे, लेकिन हाँ अपने को एक आइडिया लग जाएगा पूरा, ठीक है। तो सोचिए देखो काम कितना आसान हो गया, है ना। तो ऐसी चीजें, और बच्चा मैंने सिर्फ बात करी है 10th क्लास के सिर्फ और सिर्फ मार्क्स की। अब अपने को एवरेज सैलरी, मतलब अपनी जो एवरेज इनकम है हर इंडियन की, वो कितनी है, और पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं अपन, है ना, तो वो सब चीजें अपने कैलकुलेट करनी हो, तो वहां पे ये चैप्टर यूं मान के चलो बहुत 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 काम आता है। ये जो पॉपुलेशन काउंटिंग होती है हर चीज के अंदर, मतलब जो अपने शेयर मार्केट वगैरह है, हर जगह है, ये सबसे ज्यादा काम आने वाला चैप्टर है मैथमेटिक्स का, यूं मान के चलो। अब जहां पे अपने को एक बड़े से डेटा को एनालाइज करना होता है, ठीक है, और वो इसकी हेल्प से अपन कैसे करते हैं, एग्जैक्टली अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे बच्चा अपने को क्या करना होता है, अपने को क्या एक सम स्पेसिफिक नंबर जानने होते, कुछ एक स्पेसिफिक नंबर जानने होते जो अपने पूरे डेटा को बेस्ट रिप्रेजेंट करे। मतलब जैसे मेरे पास में कोई 100 नंबर है, 100 चीजों का डेटा है ना, जैसे 100 बच्चों का स्कोर है, और मुझसे कोई पूछे अच्छा है कि बुरा है, तो मैं उनको 100 बच्चों का स्कोर तो बताने से रहा, तो मैं क्या करूं, उन 100 नंबर से कंक्लूड करके एक ऐसा नंबर बता दूं जो उन 100 के 100 मार्क्स को बेस्ट रिप्रेजेंट करे, जो 100 बच्चों का स्कोर है उसे बेस्ट रिप्रेजेंट करे, है ना। तो जरा देखते हैं एक बार एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है। वी वांट टू नो सम स्पेसिफिक नंबर, सिंगल नंबर, कुछ एक ऐसा स्पेसिफिक सिंगल नंबर चाहिए होता है विच बेस्ट रिप्रेजेंट अवर डेटा। जो अपना डेटा है ना पूरा का पूरा, जो भाई 100 बच्चों का स्कोर है, वो अपना जो डेटा है, डेटा माने बेटा एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन। जैसे यहाँ पे अपने पास में 100 अलग अलग बच्चों के मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं, तो उन सभी का अपन ने क्या कर लिया, ग्रुप बना लिया, उससे अपन ने डेटा बोल दिया, ठीक है। सिंपली एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो अपने यहाँ पे क्या है, सिंगल नंबर विच बेस्ट रिप्रेजेंट अवर डेटा, जो अपने डेटा को क्या करे, सबसे बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करे, बेस्ट हो वो, और या फिर विच इंडिकेट्स वेयर इज द सेंटर ऑफ डेटा। बेटा सेंटर ऑफ डेटा माने देखो बच्चों, जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे सेंटर ऑफ डेटा का एग्जैक्ट जो सेंस है वो भी अपने को समझ में आता जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल जो सेंटर ऑफ डेटा वो एक तरीके से यूं मान के चलो ऐसा नंबर ही है, ये उसी की बात हो रही है जो अपने डेटा को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा एक नंबर, है ना, या ऐसी एक जगह जहां अपन पहुंच जाए वहां से अपन बेस्ट रिप्रेजेंट कर पाए, है ना, अपनी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ डेटा जस्ट थोड़ा आगे चलेंगे वैसे और अपने को क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। और एग्जैक्टली अगर अपन बात करें सेंट्रल टेंडेंसी की, तो सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है, जैसे अपन पढ़ रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना,
तो ये सेंट्रल टेंडेंसी एक्जेक्टली है क्या, ये तो समझे अपन पहले। सेंट्रल टेंडेंसी इंडिकेट्स वेयर इज द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बी, मतलब ये जो अपन ने अभी पूरा पढ़ा है ना, ये पूरा का पूरा एक तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन, लेकिन ये थोड़ा सा क्या सिंप्लीफाइड वे में और छोटी करके लिख दी गई है। ये अपने को क्या करता है, इंडिकेट करता है सेंट्रल टेंडेंसी की अपना जो डेटा है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, उसका सेंटर कहां पे, ठीक है। इन दोनों एग्जांपल से ये चीज और भी अच्छे समझ में आ जाएगी अपने को, है ना। बाकी एक बार इस डेफिनेशन को देख ले, सेंट्रल टेंडेंसी इंडिकेट्स वेयर द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बी। अपने पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डेटा का सेट है, उसका सेंटर किस जगह पे लाई कर रहा है, वो अपने पास में क्या सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर पढ़ते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी वही इंडिकेट करता है, ठीक है। अब बच्चा एक बात बताओ, सिंपली, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा जो स्कोर है मैथमेटिक्स में 92% है, तो वो स्कोर अच्छा है कि बुरा है, सिंपली इतना पूछा जाए तो जनरली आपको लग रहा होगा सर अच्छा है, लेकिन जरूरी थोड़ा ना अच्छा हो स्कोर अपना। देखो बात समझो, अगर मैं 10th क्लास के बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे दूं, ठीक है, 100 मार्क्स के लिए, और किसी बच्चे का स्कोर 92% ही है सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी, तो स्कोर अब अच्छा है कि बुरा है, बुरा है, तो सर वो बुरा हो गया, आपने तो एडिशन सब्ट्रैक्शन दे दिया, लेवल के हिसाब से काम नहीं किया। तो बच्चा लेवल के हिसाब से काम, या फिर मैं कहूं कई बार क्या होता है, चीजें बहुत आसान हो जाती है, कई बार चीजें बहुत टिपिकल हो जाती है, तो मतलब क्या है कि अपना जो स्कोर है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो किसी एक बच्चे के मार्क्स देख के अपन एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि स्कोर अच्छा है कि बुरा है। अपन क्या करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे चीजों को जज करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर अपन बता पाते हैं। वेट कंफ्यूज ना हो, समझा रहा हूं ना, इसीलिए तो हूं मैं यहाँ पे, पेशेंस, है ना। ये देखो आपने क्या कह रहा है कि 92%, ये बताओ अच्छा स्कोर है कि बुरा स्कोर है, ठीक है। तो अब तुम कह पाओगे सर डिपेंड्स, है ना, कि एग्जैक्टली पेपर में था क्या, उस चीज के ऊपर डिपेंड कर जाती हैं चीजें। तो इस चीज को एनालाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन ने क्या किया, मैंने कहा चलो ठीक है, वो तो मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें पेपर में क्या है ना, लेकिन मैं क्या करता हूं, तुम्हें और जितने भी बच्चे हैं उनका स्कोर बता देता हूं। तो यहाँ पे मान लो क्लास में टोटल 10 बच्चे थे इंक्लूडिंग यू, ये 92% मार्क्स तुम्हारे, ये बाकी बच्चों के मार्क्स है, ठीक है। तो इनको देख के बताओ तुम्हारा स्कोर अच्छा है कि बुरा है। तो एक बार के लिए इसे देखने में तुम्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ 10 नंबर लिखे हुए हैं। यहीं पे अगर मैं 1000 नंबर लिख देता, है ना, यहां पे 1000 बच्चे होते और 1000 बच्चों में पूछता तुम्हें कि 92% अच्छा स्कोर है कि बुरा स्कोर है, तो तुम यू इतना जल्दी देख के नहीं बता पाते, है ना। इवन इसमें भी कुछ सेकंड लग गए होंगे तुम्हें, उसे देखने में कुछ घंटे निकल जाएंगे आपके। तो इसका अपने पास में फिर क्या इलाज है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो तुम्हारी क्लास का एवरेज स्कोर है, तुम्हारी क्लास का जो इस टेस्ट का एवरेज स्कोर है वो है 67.4%। टेस्ट में जो कुछ भी था, तुम्हारी क्लास का एवरेज स्कोर 67.4% है। तो अब बताओ तुम्हारा स्कोर अच्छा है कि बुरा है। तो कहोगे सर क्लास का एवरेज 67.4% है, तो 92% तो अच्छा स्कोर ही है। आई होप एवरेज आपको पता होगा, नहीं तो थोड़ा आगे अपन देखने वाले हैं ना। तो फिर तो सर 92% हमारा कैसा स्कोर है, अच्छा स्कोर है, बुरा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा स्कोर है। इवन सबके तो सर देखो एवरेज मार्क्स 67.4% है, जबकि मेरे मार्क्स तो 92% है, तो अच्छा है। तो बच्चों यहां ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये जो नंबर है 67.4%, ये अपना वो सिंगल नंबर है जो कि बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इस डेटा सेट को। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना, कि सिंगल नंबर से क्या सेंस निकल रहा था। वहां पे अपन सिंगल नंबर करे जा रहे थे, है ना। जरा केस सेकंड देखते हैं। इस बार जो बच्चों का रो डेटा है या जो रो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ ऐसी है कि ये 10 बच्चों का स्कोर है ना। तो अब बताओ तुम्हारा 92% अच्छा है कि बुरा है। तो अभी भी अपन इन मार्क्स को देखेंगे तो कुछ सेकंड्स तुम्हें लग जाएंगे, लेकिन सिंपली मैं तुम्हें बता दूं कि इस बार तुम्हारा स्कोर क्या है, एवरेज स्कोर क्या है क्लास का, 95.3% है ना। तो इस बार क्या कहोगे, हाँ ठीक है सर एवरेज से थोड़ा कम है, तो अपन कह सकते हैं परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं रही। ओके, तो यहां पर बच्चों एक बात बताओ, तुम्हारे लिए इस परसेंटेज को देख के, इस सिंगल नंबर को देख के ये बता पाना आसान था, या फिर ये क्या बोलते हैं, इस पूरे डेटा को देख के बता पाना आसान था कि तुम्हारा स्कोर अच्छा रहा कि बुरा रहा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डेटा को देख के अपने लिए बताना थोड़ा मुश्किल है सिंगल नंबर के मुकाबले। तो बच्चा यहां तो बात हुई केवल और केवल 10 नंबर की, है ना। वहीं पे अगर मैं बात करूं, एक रैंडम अपन नंबर लिखते जाते हैं, है ना। 1 मिनट ये हटा लेते हैं ताकि अपने लिए समझना थोड़ा सा और आसान हो जाए। बच्चों देखो, सब्जेक्ट को समझने के लिए ना, किसी चैप्टर को समझने के लिए एग्जैक्टली वो चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, उसका सेंस क्या है, कहाँ काम आता है, ये देखना काफी ज्यादा जरूरी होता है ना। अदरवाइज कुछ कहा नहीं जा सकता कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। बच्चों यूं करते हुए यूं मान के चलो अपने पास में टोटल 10,000 स्कोर्स हैं बच्चों के, या फिर यहीं पे तुम लिखना चाहो 94, 97, 29, 57, 84, 85, 89, यूं करते हुए 100 ऑन, यूं करते हुए तुम्हारे पास में टोटल यूं मान के चलो 1000 बच्चों के स्कोर रखे हुए हैं, ठीक है। और मैं कहूं तुम्हारा स्कोर है 81%। अब मुझे ये बताओ तुम्हारा स्कोर अच्छा है कि बुरा है। तो इन 1000 नंबर को देखने लग जाओगे तो सर का पकौड़ा बन जाएगा।
है ना, सीख जाएगा दिमाग की क्या है क्या, कुछ समझ में नहीं आएगा, 1000 नंबर एक साथ तुम्हारे सामने रख दिए तो, और ये तो 1000 ही है। बच्चों गवर्नमेंट को कई डेटा को एनालाइज करने के लिए करोड़ों डेटा, जो करोड़ों इंफॉर्मेशन होती है उनको एक साथ एनालाइज करना होता है, उनका अपने को एक इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो बच्चों एक बात बताओ मेरे को, यहां पर 1000 नंबर में अपनी हालत खराब हो गई तो करोड़ों डेटा को तो ऐसे एनालाइज करने लगे तो हो गए नहीं, अपन कर लिया अपन ने, एक क्या करीब करीब 10-20 हज़ार लोग किसी काम में लगाने पड़ेंगे तब भी शायद अच्छे से ना हो पाए अपना काम। तो इसीलिए अपन ये सेंट्रल टेंडेंसी काम आता है। मैं बता दूं कि तुम्हारे इस पूरे डेटा को एनालाइज करके मैथमेटिकली वो कैसे करते हैं अपन, वो आगे देखेंगे अपन थोड़ा सा, है ना, कि ये जो टोटल एवरेज है यार अपने पास में 59% जो एवरेज स्कोर है। तो ये जो 59 है, इसने इन 10,000 नंबरों को देखने के बजाय अपन सिंपली के 59% देख लेते और फिर 81%, बहुत अच्छा है 59 के मुकाबले। तो बच्चों इतने सारे डेटा को एनालाइज करने के बजाय अपन ये इतने सारे डेटा को देखें, उससे बेटर ये सिंगल नंबर जो कि बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है अपने डेटा को, इससे अपन चीजों को कंक्लूड कर सकते हैं कि स्कोर क्लास का अच्छा है कि बुरा है ना। और भी बहुत जगह चीजें काम आती है। कुछ एक एग्जांपल्स और, 2 एग्जांपल अपने देखे, अब आगे देखते हैं कि जो अपने पास में ये यूज है एमओसीटी के, ये है क्या क्या, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये जो चैप्टर है, ये जो अपने पास सेंट्रल टेंडेंसी है या जो अपन सेंट्रल वैल्यू निकाल रहे हैं उसके अपने पास में और क्या क्या यूजेस हैं, जरा ये भी तो देखें। तो बच्चा पहला चीज तो जो अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं, इट हेल्प अस टू रिप्रेजेंट आवर डेटा बाय सिंगल नंबर। ये अपने को मदद करता है अपने पूरे के पूरे डेटा को एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करने में, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। अगला पॉइंट अपने पास है, इट हेल्प अस टू प्रेडिक्ट थिंग्स। ये अपने को आउटकम, जो अपने पास में थिंग्स की जगह आउटकम भी कर सकते हो बेटा तुम, ये अपने को चीजों को या आउटकम्स को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। अब वो कैसे सर, हम तो नहीं मानेंगे, साबित करो, ऐसे कैसे मान लिया आपका कहना। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं अपन इस चीज को कि एग्जैक्टली अपने कैसे हेल्प करता है इस काम में। तो देखो बच्चों, अपने पास में कोई बच्चा है, मान लो आशीष नाम है उसका, ठीक है। आशीष का जो एवरेज स्कोर है ना क्लास 10th में अब तक मैथमेटिक्स में, आशीष का अब तक का मैथमेटिक्स में जो एवरेज स्कोर है क्लास 10th में वो है 89%। एक बार तो अपन मान लेते हैं 89% है ना। तो एक बात बताओ, मैंने उसे एक टेस्ट लिया उसका मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो एक बात बताओ मेरे को, उसका अगले टेस्ट में अप्रोक्सीमेटली मार्क्स कितने होंगे भाई? अब तक का एवरेज कितना उसका मैथमेटिक्स का? 89%, ठीक है। अब मैं उसका एक और टेस्ट ले रहा हूं तो उसका तुम्हें क्या लगता है कितना रहने वाला है स्कोर उसका? तो बच्चा तुम प्रिडिक्ट करोगे 80 से लेकर 95 के बीच में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा देखो, मैंने तुम्हें पहले दे दिया कि अब तक जो आशीष का एवरेज रहा है वो 89% रहा है। तो इससे तुम्हें एक रफ आइडिया लग गया कि आशीष का जो मार्क्स है वो फ्लक्चुएट होते हैं कहां, 80 के आसपास चले जाते होंगे या 95 तक चले जाते होंगे, एवरेज बच्चा या अबव एवरेज बच्चा। तो ऐसा ही इसका अप्रोक्सीमेटली ये स्कोर रहने वाला है। तो केस फर्स्ट में तुम प्रेडिक्ट क्या करोगे कि आशीष का स्कोर है 80 से लेकर के अपने पास में 95 या 98 के बीच में कह सकते हो आप, है ना, या 80 से लेकर 100 के बीच में अप्रोक्सीमेटली ये प्रेडिक्ट करोगे, या ज्यादा से ज्यादा 75 चले जाओगे, इससे कम नहीं जाओगे। लेकिन मैं कहूं कि आशीष का स्कोर 89% नहीं। अब अपन एक केस लेते हैं जब आशीष का स्कोर है 38%, 89% नहीं 38%। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि अब बताओ आशीष का नेक्स्ट टेस्ट में परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है, तो बच्चों तब अपन क्या कहेंगे कि इस सिनेरियो के अंदर सर जो आशीष का प्रेडिक्शन जाता है या आशीष का हमारे हिसाब से जो स्कोर जाएगा, ये जाएगा 35 से ले जाकर के 50% तक। नहीं, 35 to 50% प्रेडिक्ट करोगे ना। तो ये तुमने किस बेसिस पे बताया? ये तुमने बताया बच्चा इसके जो प्री एग्जिस्टिंग स्कोर है या जो अब तक का उसका एवरेज स्कोर है उसके बेसिस पे तुमने वो प्रेडिक्ट की चीजें। तो बच्चा एक बात बताओ, ये जो 89% है, ये 38% है, क्या इसका एक टेस्ट का स्कोर है क्या? एक टेस्ट का स्कोर नहीं है। अब तक इसके मान लो 10 टेस्ट हुए, उन 10 टेस्ट का स्कोर है ये, है ना। उस बेसिस पे अपन ने ये चीज प्रेडिक्ट की है, ये सिनेरियो प्रेडिक्ट किया है। तो मेरे को एक बात बताओ बच्चों, यहां पर तुम ये जो प्रेडिक्ट कर पा रहे हो या जो तुम्हारा प्रेडिक्शन आ रहा है किस बेसिस पे आ रहा है कि अब तक आशीष का क्या स्कोर रहा है? तो अपन 89% जो ये है, ये सिंगल नंबर है ना, जो आशीष के अब तक का सारा जो स्कोर था उसका एवरेज, या ये जो 38% है ये भी आशीष ने अब तक जो कुछ भी स्कोर किया उसको सिंगल नंबर से अपन ने रिप्रेजेंट किया है। आई होप ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल यूज बताओ उसका, है ना, कि प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो बच्चों प्रैक्टिकल यूज अपन करते हैं, जरा वो भी बात कर लेते हैं ना। एक और एग्जांपल ये है जो यूं मान के चलिए कंपैरेटिवली अपने ज्यादा काम आता है डे टू डे लाइफ में। जैसे कि यूं मान के चलो एक कॉलोनी डेवलप की गई है, ठीक है, एक नई कॉलोनी बनाई गई है जहां पर 500 न्यू फैमिलीज आके रहने की कैपेसिटी और 500 न्यू फैमिलीज आ चुकी है, ठीक है। पर वहां पे स्कूल नहीं है, तो गवर्नमेंट ने वहां पे इमीडिएटली एक स्कूल ओपन करने का डिसीजन लिया, है ना। लेकिन एक चीज उनके समझ में नहीं आई कि अपन स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी रखें, कि बच्चे कितने अपने स्कूल के अंदर बैठ के पढ़ सकें। 500 रखें, 1000 रखें, 10,000 रखें, कितनी स्ट्रेंथ रखें, एग्जैक्ट उनको आइडिया नहीं है, उनको कोई आइडिया नहीं है। तो वो क्या करें, एक एक उन 500 फैमिलीज के एक के घर जाएं और वहां जाके पूछे कि आपके घर में कितने बच्चे हैं और आप कितने बच्चों को हमारे स्कूल में भेजोगे, कितने बच्चे हैं आपके यहाँ, कितने बच्चे हैं आपके यहाँ, कितने बच्चे। तो कम से कम 3-4 व्यक्ति तो इसी काम के लिए चाहिए जो कि 1-2 दिन ले जाएंगे। तो पहले ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और लेट हो जाएगा अपना काम, है ना। तो ऐसे में क्या किया जाए, एक रिपोर्ट उठाई जाए और रिपोर्ट उठा के देखा जाए कि ऑल ओवर अपने इंडिया में जो एवरेज फैमिली, एवरेज बच्चे कितने हैं एक फैमिली के अंदर। अपने पास में बच्चा रिपोर्ट होती है ना कि टोटल बच्चे इतने हैं, टोटल फैमिली इतनी है। तो अपन एक सिंगल बेस्ट नंबर निकाल लिया अपन ने जो रिप्रेजेंट करता है कि एक फैमिली के अंदर, एक सामान्य फैमिली के अंदर कितने बच्चे जनरली होते हैं। तो बच्चा वो अपने पास में है 2.7। एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली इज 2.7। मतलब एक फैमिली के अंदर जो एवरेज है बच्चों का वो कितना है 2.7, कि हर परिवार के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2.7 बच्चे होते हैं। तो जो अब एक बात बताओ बच्चा, अपन सर्वे करवाने से बेटर क्या करें कि हाँ चलो अपने को पता है कॉलोनी के अंदर 500 फैमिलीज हैं, यहां पे 2.7 हर एक फैमिली के अंदर अप्रोक्सीमेटली इतने बच्चे होते हैं। तो अपन क्या करें, एक फैमिली में 2.7, दो फैमिली के अंदर 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 2,
3 फैमिली की बात करें 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 3, 10 फैमिली की बात करें 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 10, और अगर अपन 500 फैमिलीज की बात करें तो 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो ये आ गया अपने पास में 1350। तो अगर अपने पास में 500 फैमिलीज हैं तो अपने को सीट चाहिए अप्रोक्सीमेटली 1350 या 1350। ओके, अब वहीं पे बच्चों चलो ठीक है, कहते हो कि सर इतना अप्रोक्सीमेशन गैस करने के बजाय अपन क्या करते हैं, काउंट ही कर लेते हैं, से बढ़िया तो इतना भेज देते हैं किसी को, काउंट करके आएगा, एग्जैक्ट नंबर ही देख लेंगे अपन। तो बच्चों चलो एक बात बताओ, फिर यहां बात हो रही है 500 फैमिलीज की, अब मैं कर दूं यहां पे तुम्हारे 50,000 फैमिलीज, अब क्या करोगे, अब गिनने भेजोगे 50,000 फैमिलीज में मेंबर्स को गिनने के लिए कितना टाइम चाहिए, लेकिन यहां अपने को एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, यहां पे 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 यहां ये हो जाएगा, और अपने यहां पे क्या था भाई 500 थे, 2 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएंगे, अपने को चाहिए अब कितनी, वो हो 1,35,000 स्ट्रेंथ की स्कूल चाहिए ना। थोड़ा इंप्रैक्टिकल हो गया बच्चा, लेकिन आई होप आपको ये चीज समझ में आई। लेकिन एक और चीज यहां पे नोटिस करने वाली है या ध्यान देने वाली है कि बच्चों एक बात बताओ, किसी फैमिली के अंदर 2.7 बच्चे एग्जैक्टली हो सकते हैं क्या, बताओ बताओ कि हाँ सर 2 बच्चे पूरे पूरे और एक बच्चे का 7th पार्ट है ना, ऐसा हो सकता है क्या 10th में 7th पार्ट, या फिर मैं कहूंगी 2.5 बच्चे हैं तो किसी परिवार में 2.5 बच्चे हो सकते हैं क्या, कि सर ये 2 बच्चे ये रहे और एक आधा आधा बच्चा हो रहा है हमारे पास, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। तो बच्चों होता है क्या, देखो जोक से पार्ट देखते हैं, एक बार थोड़ा सीरियस हो जाओ वापस। तो देखो बच्चों ध्यान दो, देखो होता क्या है, अपने पास में जो नंबर आता है ना, सिंगल बेस्ट नंबर जो रिप्रेजेंट करता है अपने पूरे डेटा को, वो ऐसा हो सकता है कि जो अपने रो डेटा लिया ना, जैसे 500 परिवार हैं, इनमें कैसे रहने वाले, किसी परिवार में 1 बच्चे हैं, किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 5 है, 1 1 4, तो ऐसे बच्चे रहने वाले हैं भाई, या तो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 4, या ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे ना हो किसी फैमिली में हाल फिलहाल, है ना। तो ऐसे करते हुए जाएंगे अपने पास नंबर, लेकिन लिटरली अपने पास में 2.7 तो बिल्कुल नहीं होने वाले बच्चे किसी भी फैमिली में, भाई 0.7 बच्चा कैसे लाओगे। लेकिन फिर भी देखो इस चीज ने अपनी कितनी ज्यादा मदद कर दी। तो कई बार क्या होता है, जो अपने पास में जो ये आता है ना, अपने पास में नंबर जो बेस्ट रिप्रेजेंट करता है अपने पूरे के पूरे डेटा को, ये क्या होता है अपने पास में, इस जो अपना ओरिजिनल डेटा है इसमें नहीं होता है ना, अपना जो ओरिजिनल डेटा है ना उसमें नहीं होता, तो फिर भी अपना काम कर देता। अपन ने देखा कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के क्या क्या यूजेस हैं या कैसे कैसे वो अपने लिए हेल्पफुल है, ठीक है। लेकिन अब देखें तो सही एग्जैक्टली अपन जो बार बार करें सेंट्रल नंबर, सेंट्रल वैल्यू या फिर जो सिंगल वैल्यू वो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है अपने डेटा को, वो निकालनी कैसे है वो तो देखें। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, है ना। अब तक अपन ने देख लिया वो काम कहाँ आता है, कैसे कैसे काम आता है, वो अपने को एक रफ आइडिया मिल चुका है। अब अपन एग्जैक्टली देखते हैं कि वो निकालते कैसे हैं। जो सेंट्रल वैल्यू अपने पास में है, जो सिंगल वैल्यू जो अपने डेटा को बेस्ट रिप्रेजेंट करती है, वो अपन एग्जैक्टली निकालें कैसे। तो जरा यहाँ पे देखो बच्चों, ये पहले एक रफ चार्ट दे रखा है ना, पहले एक बार इसे समझ लेते हैं, फिर डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं इसे, इसे और इसे। ये दोनों बच्चा अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन बुक में मेंशन किए हुए हैं, इसलिए बस मैंने यहां पर लिख दिया। इनके बारे में अपन कोई बात नहीं करने वाले, ठीक है। ये 11th 12th का पार्ट है बच्चा, जो अगर आपको जानने की इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इस पर, ठीक है। अब देखो बच्चों, अपने पास में जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है या फिर जो टाइप्स ऑफ एवरेज है, बच्चा अपन जो एक वैल्यू निकाल रहे हैं वो क्या कह रहा था मैं कि सारे डेटा का एवरेज है ना। तो वो जो एवरेज है वो अपन कैसे निकालते हैं, वो अपने पास में टोटल ये वेज है। मैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहूं या फिर मैं कहूं टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहूं या फिर मैं कहूं टाइप्स ऑफ एवरेज, है ना। तो ये एक ही बात है, ठीक है। या तो मैं भाई एवरेज निकाल रहा हूं इन वैल्यूज का, एवरेज का मतलब वो सिर्फ एवरेज नहीं होता बच्चा जो अब तक अपन पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अपन बात करेंगे एक्जैक्टली इस बारे में डिटेल में। या फिर हाउ टू कैलकुलेट एमओसीटी, तो ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अपने पास में टोटल मेनली ये 5 वेज हैं, और भी बहुत हैं, लेकिन मेनली जो अपने पार्ट में है वो तो हाल फिलहाल 3 ही है, और 12th 12th तुम पढ़ने वाले में 5 तरीके, ठीक है। अब बच्चा बात कर लेते हैं सबसे पहले, ये अपने पास में ये मैथमेटिकल एवरेज है, इसका क्या मतलब है, और ये जो एवरेज ऑफ पोजीशन है इसका क्या मतलब। भाई अपन देख चुके हैं कि एमओसीटी का क्या मतलब है या टाइप्स ऑफ एवरेज, जो अपने पास में सेंट्रल वैल्यू आ रही है उसका क्या सेंस है वो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब बात करते हैं जरा थोड़ी सी मैथमेटिकल एवरेज का। तो बच्चों मैथमेटिकल एवरेज वो होता है जिसके अंदर अपन ना जो डेटा है उसके अंदर अपन कुछ छेड़छाड़ करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। ऐसे जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जहां परफॉर्म करने पड़ते हैं अपने को डेटा को लेकर, जो सेंट्रल वैल्यू निकालने के लिए, तो वो अपने अंदर आता है मैथमेटिकल एवरेज के अंदर। बच्चा समझ रहे हो एग्जैक्टली कैसे, वो अपन बात करें अभी। ये रहा एग्जाम्पल, है ना। लेकिन एक बार थोड़ा सा देखें तो सही बच्चों, जहां अपने को मैथमेटिकल ऑपरेशंस की हेल्प लेनी पड़ जाए सेंट्रल वैल्यू निकालने के लिए, या जो अपना एवरेज है वो निकालने के लिए मैथमेटिकल जो फॉर्मूलाज हैं उनका या मैथमेटिकल ऑपरेशन का इस्तेमाल करना पड़ जाए, वो अपने पास में क्या है, मैथमेटिकल एवरेज है, ठीक है। और एक और तरीका है, अपन अपना जो मैथमेटिक्स का नॉलेज है वो इस्तेमाल ना करें, सिंपली पोजीशन के बेसिस पे अपन बता दें कि ये अपना सेंटर है, उसे अपन कह देते हैं एवरेज ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो ये अपने पास में 2 तरह का, मीडियन और मोड। आई होप बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको मैथमेटिकल एवरेज तो क्या है जब अपन मैथमेटिकल ऑपरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तब जो अपने पास सेंट्रल वैल्यू आ रही है, और एवरेज ऑफ पोजीशन क्या है जब अपन मैथमेटिकल वैल्यूज का इस्तेमाल नहीं कर रहे और जब अपने पास में वो उस सिनेरियो के अंदर अपने पास में जो सेंट्रल वैल्यूज आ रही है उन्हें अपन ने कह दिया
लिया एवरेज ऑफ पोजीशन, और एवरेज ऑफ पोजीशन अपने सिलेबस में दो है, मीडियन और मोड, और अपने पास में मैथमेटिकल एवरेज जो अपने सिलेबस में इस बार वो है केवल एक अर्थमेटिक मीन, या उसे अपन जनरली एवरेज भी कहते हैं ना। फर्क क्या है एग्जैक्टली पूरा देखेंगे अपन। ये थोड़ा सा हटा लेते हैं बच्चा, अपने पास में जगह हो जाए, है ना। जो अपने को पढ़ने का है अपन वो रखते हैं, बाकी पूरा स्टफ हटा देते हैं इस पे से, ठीक है। अपने पास एवरेज ऑफ मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल एवरेज, या फिर और दूसरा अपने पास में पोजीशन। ओके सॉरी, मीडियन तो अपने को पढ़ना है ना बच्चा, है ना। और ये दोनों अपने सिलेबस के बाहर की चीजें हैं, तो बच्चा अपन ये नहीं देखेंगे, ठीक है। ओके, अब जरा देखते हैं इसे समझने के लिए अपन ने एक एग्जांपल लिया है, अपन इससे चीजें सॉर्ट आउट करते हैं, समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो अपना जो मैथमेटिकल एवरेज था ये कैसे निकाले। अपने को एक डेटा सेट गिवन है, ठीक है, अपने को एक डेटा गिवन है किसी भी चीज का, ठीक है। अपन कुछ नहीं कह रहे क्या है, ये सिंपली यूं मान लो एवरेज, ये स्कोर मान लो कि अपने पास में टोटल कोई 9 बच्चे हैं क्लास में, उन 9 बच्चों का स्कोर ये है किसी पर्टिकुलर टेस्ट में आउट ऑफ 100, ठीक है। तो अब जरा एक काम करो, इसका मैथमेटिकल एवरेज निकालो, ठीक है, या फिर इसका मीन निकालो। अपने पास मैथमेटिकल एवरेज का एक ही पार्ट अपने पास में अर्थमेटिक मीन, तो उसका मीन निकालो। तो बच्चा मीन अपन कैसे निकालेंगे, ये जितनी भी वैल्यूज हैं इन सबको करेंगे अपन ऐड, है ना। मतलब अपन करेंगे 10 प्लस 30 प्लस 50 और यूं करते हुए जाएंगे प्लस 90, और डिवाइडेड बाई बच्चे कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिवाइडेड बाई 9। मतलब अपने पास में जो टोटल नंबर ऑफ डेटा है, जो सम ऑफ डेटा अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डेटा, डिटेल में देखेंगे इस टॉपिक को। हाल फिलहाल अपन बस इन तीनों में डिफरेंशिएट करना सीख जाए कि अपने पास में जो मैथमेटिकल एवरेज है और एवरेज ऑफ पोजीशन, उनमें फर्क क्या है। तो बच्चों यहां देखो, अपन ने चीजों को क्या किया, चीजों का यहां सम किया और डिवाइड भी किया। यहां पे अपन ने सम का भी इस्तेमाल कर लिया, डिवाइड का भी इस्तेमाल कर दिया। तो ऐसा जो एवरेज है इसे अपन कह देते हैं मैथमेटिकल एवरेज, ठीक है। और ये पर्टिकुलर में बात करें तो अपने पास में अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, वीडियो शॉर्ट रखने के लिए अपन एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं। अपने पास मान लीजिए 3 डेटा गिवन है, 2 3 5, या फिर एक और ले लेते हैं 1 एंड लेट्स से 6, ठीक है। 1 2 3 5 एंड 6, ओके। 4 को भी कंसिडर कर लेते हैं, उसे क्यों छोड़े बेचारे को। 4 5 6 एंड 7 ये ले लेते हैं। अब अपने को कहता है कि जरा एक काम करो, इसका मैथमेटिकल मीन निकालो। तो अपने पास में टोटल क्या हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपने पास जो डेटा गिवन है इसका सम, भाई ये अपने पास में जो अर्थमेटिकल मीन है ये अपन कैसे निकालते हैं, सारे डेटा का सम अपॉन में नंबर ऑफ डेटा। नंबर ऑफ डेटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, डिवाइडेड बाय 7। तो जितना भी आएगा, और प्रोबेबली ये आएगा अपने पास बेटा 4 के बराबर, है ना। ये करके देख लेना आप, ये अपने पास क्या हो गया इसका अर्थमेटिक मीन। तो बच्चों एक बात बताओ, ये कैलकुलेट करने के लिए अपन ने मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन का भी इस्तेमाल किया और डिवीजन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो अपने पास में क्या है, मैथमेटिकल एवरेज है, ठीक है। इस मैथमेटिकल एवरेज का पर्टिकुलर एक ही टाइप अपन पढ़ रहे हैं जो कि है अर्थमेटिक मीन, और इसे ही अपन जनरली ब्रॉड वे में एवरेज भी कहते हैं, है ना। लेकिन एवरेज का सेंस सिर्फ यही नहीं है, ठीक है, जो कि धीरे धीरे तुम समझ जाओगे चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। और बच्चों डोंट पैनिक, अगर ये चीज समझ में ना आई हो तो ये अपन ने सिंपली ये देखा है कि ये मीन मीडियन और मोड एग्जैक्टली है क्या, इनके बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं, इंडिविजुअल एक एक टॉपिक के बारे में, ठीक है। ओके बच्चों, अब जरा बात करते हैं मीडियन की। तो मीन तो अपन ने देख लिया कि एग्जैक्टली है क्या, मीन निकाल लिया, ठीक है। हाँ ठीक है, जो अर्थमेटिक मीन था वो अपन निकाल चुके हैं। ओके बच्चों, अपने पास में जो एवरेज ऑफ पोजीशन है वो ये 2 हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट करने हैं, तो बच्चा इसके लिए अब मीडियन कैलकुलेट करने की बात करते हैं कि किसी भी नंबर का अपन या किसी भी डेटा सेट का मीडियन कैसे निकालते हैं। तो बच्चों मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले तो अपने क्या करना होता है, ये जो पूरा डेटा है ना इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। असेंडिंग माने सबसे छोटी वैल्यू पहले, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, यूं करते हुए चीजों को आगे अरेंज करते हुए जाना पड़ता है। तो एक बात बताओ बच्चों, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर अपने पास में क्या है, 10, ओके। उसके बाद में अपने पास सबसे छोटी वैल्यू 20 है कि नहीं, उसके बाद में अपने पास में 20 एक बार ये, ओके। इसके बाद में अपने पास में इसके बाद में कौन सी वैल्यू है, 30 है, ठीक है। 30 बच्चा देखो एक बार यहां है और एक बार यहां है, जो 30 है या जो 30 है 2 टाइम्स अपने आप को रिपीट कर रहा है। उसके बाद में बच्चा अपने पास में 40 भी है, उसके बाद में अपने पास में 50 भी है, उसके बाद में अपने पास में 60 भी है, 70 भी है एंड 90 भी है। आई होप कोई मिस नहीं किया अपन ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं किया, ओके। तो बच्चा अपन अब मीडियन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला काम क्या होता है, अपने को डेटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग माने छोटे से बड़े ऑर्डर में अरेंज करना होता है, और फिर जो इनके बीच में आता है ना वो अपना क्या होता है, मीन, सॉरी उसे अपन कह देते हैं मीडियन, ठीक है, जो अपनी सेंट्रल पोजीशन के ऊपर लाई करता है। सेंट्रल पोजीशन माने बच्चों देखो, इधर से ये 4 अपन छोड़ दें और इधर से भी ये 4 अपन छोड़ दें, तो अपने पास बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ये 40। तो ये जो 40 है ना बच्चा, ये अपना मीडियन है।
अब एक बात बताओ मेरे को बच्चों, इसके लिए अपने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना पड़ा क्या? अपने कोई एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन वगैरह कुछ करना पड़ा? सिंपली अपन ने डेटा को एक दूसरे तरीके से अरेंज किया और जो सबसे बीच में आ रहा था उसे अपन ने क्या कर दिया कि ये अपना क्या है, मीडियन है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी मीडियन है क्या। सिंपली अपने को चीज जो डेटा है उसे अपन ने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग माने छोटे से बड़ा, और जो अपने पास में दोनों के बीच में कोई वैल्यू लाई कर गई वो अपना क्या हो गया, मीडियन हो गया। जैसे पिछले सिनेरियो के अंदर जो था 1 2 3 4 या ओके 5 6 7, तो बच्चों यहां ये 3 छोड़ दें, यहां ये 3 छोड़ दें, तो इस केस में भी अपने पास में जो अपना मीडियन है वो क्या है, 4 है। ठीक है, इस केस में भी अपना मीडियन क्या है, 4 ही है। अपने पास में 3 नंबर गिवन हो 1 4 7, तो बच्चा एक बात बताओ, अपने पास में सेंट्रल वैल्यू क्या है, 4 है, तो अपना मीडियन क्या है, 4 है। अपने को गिवन हो 1 2 5, तो बच्चा बीच में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। भाई एक इधर से छोड़ दिया, एक इधर छोड़ दिया, बीच में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये अपना क्या है, मीडियन है। आई होप मीडियन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताओ, ये अपने पास में एवरेज ऑफ पोजीशन है कि नहीं है? यहां अपन पोजीशन की बात कर रहे हैं, अपने को कोई फर्क पड़ा क्या? अपन को कोई फर्क तो क्या, अपने को कोई सम करना पड़ा या सब्ट्रैक्शन करना पड़ा, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। तो आई होप मीडियन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो चीज है बच्चा वो है मोड। मोड का मतलब है किसी भी कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू कितनी बार आई है। जैसे यहां अगर मैं बात करूं जो 10 है वो केवल आया अपने पास में एक बार, जो 10 है वो आया एक बार, जो 20 है वो आया 2 बार, और ये बच्चा ये देखो जो 30 है, सॉरी 20 भी तो एक बार ही आया है, और ये जो 30 है ये 2 बार आया है, 40 भी एक बार है, 50 भी एक बार है, 60 भी एक बार है, 70 भी एक बार और 90 भी एक बार। तो ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया, ऐसा नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होने का मतलब है ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हुआ है। तो यहां पे बच्चों एक बात बताओ, कौन सा नंबर अपने पास सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ? 30। तो 30 अपना क्या हो जाएगा, मोड। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल लें तो यहां देखो एक डेटा सेट है 1 2 2 3 3 3 4 5। तो बच्चा इसके अंदर अगर अपन बात करें मोड की, तो मोड का मतलब वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया। तो बच्चों यहां देखो ये तो जो 2 है ये रिपीट हुआ 2 टाइम्स, और अगर बात करूं मैं 3 की तो ये बच्चा 3 बार आ गया कि नहीं आ गया? एक बात बताओ, ये 3 बार आ गया, तो ये 3 बार आया है, तो अपना जो मोड है वो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें मीडियन निकालना हो तो बच्चा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ये चीजें अरेंज्ड है। 3 छोड़ दिया अपन ने इधर से, 3 छोड़ दिया अपन ने इधर से, ये वैल्यू बच गई बीच में 2। तो बच्चा ऐसे सिनेरियो के अंदर क्या करते हैं वो अपन एग्जैक्टली कैलकुलेट करना आगे सीखेंगे, तो ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अभी अपन ने सिंपल जो एकदम बेसिक फंडा है ना वो देखा है कि एग्जैक्टली मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, और अपने एग्जैक्टली पढ़ना क्या क्या है। इन चीजों को डिटेल में अपन देख। अब चीजें अपन जरा थोड़ा प्रॉपरली जो बुक के अकॉर्डिंग है वैसे स्टार्ट करते हैं, और मैक्सिमम कोशिश ये रहेगी कि जो भी एग्जाम्पल्स मैं कवर करूँ वो बुक से ही हो। ओके, तो जो अपने पास में, अब मैंने बताया था, अपने ब्रॉडली देख लिया था मीन, मीडियन और मोड क्या होता है। अब एग्जैक्टली अपन प्रॉपर पहले स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक मीन से। ठीक है, पहले अपन अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे, अलग अलग कंडीशंस में कैसे कैसे मीन निकाला जा सकता है, क्या क्या कंडीशंस होती है ना। उसके बाद में मीडियन एंड देन मोड। ओके, तो बच्चा अर्थमेटिक मीन सबसे पहले तो होता क्या है, ये इसी को बच्चा अब तक अपन एवरेज के नाम से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, है ना। जो अर्थमेटिक मीन या एवरेज अब तक निकालते हैं ना, तो वो सेम ही चीज है, अलग चीज नहीं है। जैसे अपन एवरेज निकालते थे एग्जैक्टली वैसे ही अर्थमेटिक मीन निकलने वाला है। ओके बच्चा, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू सम ऑफ डेटा अपॉन में नंबर ऑफ डेटा की। एग्जैक्टली सर इसका मतलब क्या है सम ऑफ डेटा अपॉन में नंबर ऑफ डेटा? तो बच्चों ये समझते हैं अपन एक एग्जांपल से। देखो अपने पास में 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मार्क्स गिवन है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पेपर के, और अपने से पूछा जा रहा है कि काम करो इसका एवरेज मार्क्स निकालो। तो एवरेज निकालना है या बच्चा अर्थमेटिक मीन निकालना? मैंने एक ही बात बताई आपको, है ना, दोनों सेम चीज है। तो बच्चों यहां ध्यान दो, तो इसके लिए यहां क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ डेटा। तो अपने पास में डेटा है क्या, ये अपना डेटा है, तो इस डेटा का सम, इस सारे के सारे डेटा का सम, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास में, एवरेज मार्क्स इक्वल्स टू सम ऑफ डेटा। सम ऑफ डेटा, तो सम ऑफ डेटा क्या, इस पूरे डेटा का सम, वो कितना हो जाएगा, 7 + 8 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 4 + 5 + 6। ओके, आई होप मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी यहां से यहां लिखने में। और ये सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो बच्चा एक बात बताओ, अपने पास में डेटा के नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने पास में सम ऑफ डेटा कितना है, सॉरी नंबर ऑफ डेटा कितना है, 10। और जो सम ऑफ डेटा है, सम ऑफ डेटा तो मतलब क्या बच्चा, ये जो डेटा अपने को जितना भी गिवन है सारे का सम, और ये जो नंबर ऑफ डेटा है, नंबर ऑफ डेटा का मतलब है बच्चा टोटल जो ये अपने पास में इंफॉर्मेशन है कितनी है, कितने लोगों की इंफॉर्मेशन गिवन है, कितने बच्चों की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो बच्चा 10 बच्चों के स्कोर गिवन है, तो अपने पास में जो नंबर ऑफ डेटा है वो कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो ये सम कितना आ जाएगा अपने पास, 7 7 14 15 15 20 26
एंड देन 26 प्लस 7 आ जाएगा 33 प्लस अपने पास में फिर आ जाएगा 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है बच्चा, हाँ प्लस 6 9 4 ये अपने पास में हो गया। ये अप्रोक्सीमेटली बच्चा प्रोबेबली 65 ही है ना, अगर मैंने जोड़ने में कोई मिस्टेक नहीं करी तो अपने पास में 65 है। ओके, डिवाइडेड बाय 10। एक बार एडिशन वापस क्रॉस वेरीफाई कर लेना। तो यहाँ से अपने पास में एवरेज मार्क्स कितने आ गए 65 डिवाइडेड बाय 10, तो एवरेज अपने पास कितना हुआ 6.5 हो गया। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अपन ने एवरेज मार्क्स निकाला कैसे बच्चा, तो एवरेज मार्क्स के लिए सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, सम ऑफ डेटा। सम ऑफ डेटा अपने पास कितना है भैया, अपने पास जितना भी डेटा गिवन है सारे का अपन ने कर लिया सम। इसके बाद में नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा कितना 10, भाई टोटल हेड्स कितने अपने पास में, टोटल इन्फॉर्मेशन कितनी है 10, तो अपन ने इसको कर दिया 10 से डिवाइड। ओके, तो ये अपने पास बड़ा सिंपल सा तरीका है। ठीक है, ये सबसे ईजी केस है। अब जरा एक थोड़ा सा मैथमेटिकल नोटेशन है सिग्मा, है ना। तो ये जैसे एडिशन के लिए अपने प्लस साइन इस्तेमाल करते हैं ना बच्चा, वैसे हम मान के चलो अपने काफी बड़े सारे नंबर्स लिखे हुए, खूब सारे लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बहुत आगे तक चले जा रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में अपन चीजों को कैसे जोड़े, है ना, तो वो समझने के लिए अपन थोड़ा सा ये सिग्मा फंक्शन के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, सबमिशन होता है एक तरीके से इसका मीनिंग, तो जरा देखते हैं। तो बच्चों मान के चलो अपन देखो एक पर्टिकुलर अगर कोई बात कर रहे हैं जनरल मैथमेटिक्स में, तो अपन जैसे अगर एडिशन सीख रहे हैं, है ना, तो अब अपन बड़े हो चुके हैं, तो अपन जैसे x प्लस वाई का होल फॉर्मूला डिवाइड करते हैं तो 2 प्लस 3 के लिए डिराइव करके नहीं देखते, अपन वेरिएबल लेते हैं x प्लस वाई और उसके लिए उस चीज को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, कोई ना कंफ्यूज हो रहे हो तो जरा इसी से देख लेते हैं अपन। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ना है। देखो अगर मेरे को मान लो खूब सारे वेरिएबल्स गिवन है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 यूं चले जा रहा है xn तक। जैसे x4 इसके बाद ये चले जा रहा है और xn तक ये जा रहा है, x5 x6 x7 x8 x9 और ये xn तक जा रही है चीजें पूरी की पूरी। अब एक बात बताओ बच्चों, इतना था अगर तुम बार बार लिखने लग गए तब तो हो लिया अपना, एग्जाम में टाइम ऐसे पूरा हो जाएगा। और या फिर अपन को रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे 500 नंबर है, 500 नंबर्स को अगर अपन ऐसे लिखने लग गए तब तो हो गया अपना काम पूरा का पूरा, है ना, वही लिखते रहो। ठीक है, अपना रिसर्च वर्क किया, फिर जो अपना काम है वो तो पूरा हो गया, ये लिखने में पूरा हो जाएगा नहीं। तो इसके लिए एक मैथमेटिकल मतलब एक तरीका डिराइव किया गया कि ऐसी चीजों को अपन कैसे डील करें, कैसे लिखे अपन। तो उसके लिए ये दिखा दिया गया सिग्मा फंक्शन। ये जो ई बना हुआ ना डिजाइन वाला, एक तो रेगुलर ई होता अपने पास, है कि डिजाइन वाला ई बना दिया अपन ने। ठीक है, जरा समझते हैं, टेंशन ना लो एक्जेक्टली इसका सेंस क्या है। तो एक बार मैं समझाने के लिए यहाँ अलग से लिख लेता हूँ। ये डिजाइन वाला ई अपन ने बना दिया। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा हुआ था बच्चा आई। ठीक है, ये आई का सेंस क्या है अभी समझ में आएगा, देखते चलो। यहाँ नीचे लिखा हुआ था आई। ठीक है, और यहां पर यूं मान के चलो अपने को गिवन होता है कि चीजें कहां से शुरू हो रही है। जैसे आई की वैल्यू अपन ने यहां 1 ली है, तो अपना जो वेरिएबल है यहां पे इसके नीचे 1 आने वाला है। ठीक है, और यहां से लेके फिर ये जो अपर वैल्यू ये बताती है कि चीजें कहां तक जा रही है। तो अपन एक काम करते हैं, एक बार चीजों को 1 से स्टार्ट करते हैं और मैं कहता हूं कि 3 तक चीजें लेके जानी है। ठीक है, और यहां पे कैसे x और i लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपली अपने को करना कुछ नहीं है। जैसे ये फंक्शन लिखा हुआ ना, इसको अगर अपन थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के देखते हैं। सबसे पहले जो xi था ना, तो अपने सबसे पहले तो ले लिया x। i के लिए क्या कह रहा है, i को चालू करना है कहां से 1 से, जो लोअर वैल्यू गिवन है ना बच्चा, वहां से i की वैल्यू लिखना चालू करनी है, तो ये आ जाएगा अपने पास में 1। ठीक है, इसके बाद में अपन ने x को वापस लिया यहाँ पे, फिर इसकी वैल्यू 1 से चालू होकर के 3 तक जा रही है। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट कर लिया अपन ने, फिर 1 के बाद में यहां आ गया 2 प्लस फिर वापस से x और ये 3 तक गए और 3 पे जाके अपन रुक गए। बाई चांस अगर गिवन होता 5 तक, है ना, तो अपन क्या करते हैं x3 के बाद में जाते हैं x4 प्लस x5। तो सबसे पहले तो बच्चा इसका सेंस क्या है, इस i का मतलब क्या है, इस i के नीचे जो लिखा हुआ है इसका सेंस क्या है। इसका सेंस है बच्चा कि अपने को ये नंबर यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो पहला नंबर आएगा ना, जैसे यहाँ x1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट क्यों किया अपन ने, क्योंकि यहाँ पे i के आगे इक्वल्स टू 1 गिवन। अगर मान के चलिए x ये i इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट होता ना, तो अपन x1 ना लिख करके चीजें अपनी स्टार्ट होती x2 से। क्यों, क्योंकि देखो x तो ऐसे की ऐसे, और ये जो i की वैल्यू है अपने को मिनिमम क्या गिवन है 2, तो अपन स्टार्ट कहां से करने वाले हैं 2 से ले जाकर कहां तक 5 तक, तो 2 से ले जाकर 5 तक अपन ने लिख दिया। चलो एक काम करो, ये फंक्शन आप खोल के बताओ मेरे को, i इक्वल्स टू 5 से लेकर के मेरे को दे दिया जाए 7 तक। तो ये खोलो जरा, पोज करो और लिखो, मैं बताता हूं। अब इधर देखो, यहां पे xi, सॉरी ये अब पूरा हुआ है। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे। तो सबसे पहले x और ये i की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई है, 5 से स्टार्ट हुई है, तो यहां पे मैंने लिख दिया x5 प्लस 5 के बाद क्या आता है अपने पास में 6 के बाद अपने पास में क्या आता है 7, तो ये क्या आ गया x5 प्लस x6 प्लस x7। आई होप ये हल्का फुल्का आपको समझ में आया होगा। बाकी और देखते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। अब जरूरी है क्या सर यहाँ पे x ही आए हमेशा, कंपल्सन है क्या सर, बताओ तो एक बार। तो जरा बच्चा लोग वो भी देख लेते हैं, कोई ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है हमेशा अपने पास में हो x ही हो। जैसे i इक्वल्स टू 1, तो बेटा ये तो जनरल नोटेशन है i तो, है ना, और यहाँ ऊपर अपन मान लेते हैं 5 तक जा रहे हैं लेट से। ठीक है, तो यहाँ अगर अपने कोई दे दे yi,
है ना। तो इस बार अपने कुछ नहीं करना, जैसे पहले x ले रहे थे, इस बार क्या लेंगे अपन y। कहां से स्टार्ट हुआ है? 1 से, तो 1 प्लस अगेन यहां से चलते हुए कहां तक चले जाएंगे? 5 तक। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। इसकी जगह अगर z गिवन होता, z गिवन होता, a गिवन होता, b गिवन होता, तो यहां क्या करते? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, है ना। तो ये तो हो गया बच्चा अपने पास फाइनाइट नंबर्स की, ऐसे नंबर है जिनको अपन गिन सकते हैं। लेकिन ये मान के चलो अगर अपनी कोई सीरीज है जिसमें बहुत 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 सारे नंबर हो, या फिर मैं कहूं इनफाइनाइट नंबर। इनफाइनाइट मतलब बच्चा जिसका कोई एंड ना हो, है ना। कभी इनफाइनाइट के बारे में बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है इनफाइनाइट भी, है ना। देखो बच्चों, अगर अपने को यूं दे दे कि चालू तो ये 1 से हो रहा है लेकिन जाके खत्म n पे हो रहा है, कोई सर्टेन वैल्यू नहीं गिवन अपने को, तो अपन सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे जैसे xi दिया तो अपन भी बस बुद्धिमान अपन क्या करेंगे, सिंपली यहां लिख देंगे सबसे पहले x1, भाई 1 से तो तय है। इसके बाद में 1 2 और लिखेंगे, x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 डॉट, और ये लगा दिया अपन ने xn तक। ठीक है, ये सिंपली से रिप्रेजेंट करने का नोटेशन है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है बच्चा। जब तुमने पहली बार एडिशन सीखा होगा तब भी बड़ी दुविधा आई होगी कि ये क्या आ गया अचानक से, है ना। तो वैसे ये भी एक फंक्शन है, गो थ्रू हो जाओगे इसके, 1 2 वैल्यूज कुछ भी लिखो और खुद से लिख के देख लो, बड़े आसानी से गो थ्रू हो जाओगे इसमें भी, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपली है ही क्या, यहाँ पे एक्स आई था तो एक्स तो ले लिया, यहाँ पे ऐसे की ऐसे। आई स्टार्ट कहां से हुआ? 1 से, तो यहाँ पे 1 से लिखना चालू कर दिया, 1 2 3 4, और जा कहां तक रहा है? n तक, तो अपन n तक लिख दिया। भाई 5 तक जा रहा होता तो 5 तक लिख देते, 7 तक जा रहा होता 7 तक लिख देते, 9 तक जा रहा होता 9 तक लिख देते, सिंपल। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। ओके, अब जरा ऊपर देखते हैं वापस। तो यूं मान के चलो बच्चों, अपने को कोई सेट है ना, उसमें अपने को अलग अलग ये वैल्यूज गिवन है, x1 x2 x3, और अपने को सर्टेन वैल्यू गिवन नहीं है, xn है ना। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये अपने को डेटा सेट गिवन है, इसका अपने को मीन निकालना है ना। तो मीन निकालना तो अपन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हमने क्या करना होता है, इन सभी का सम। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, जो सेट में अपने गिवन है उनका सम करना होता है। तो बच्चों सम, एक बात बताओ, ये इट डिनोट्स द सम, ये सम को तो डिनोट करता है। तो मैं ये सब लिखूं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, यूं लिखूं। इससे बेटर मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, सिग्मा i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, और यहां पे xi, ये कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? भाई मेरे को यही तो लिखना था, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस यूं जाते हुए xn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अपने पास नंबर कितने? तो बच्चों देखो, पहले के पास नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, चौथे के पास x4 x5, अपने पास में n वैल्यूज हैं, तभी तो अपने पास xn तक पहुंचे रहे अपन। अरे बच्चों ध्यान दो, सिंपल सी चीज है, बड़ी आसान सी। भाई यहाँ पे पहले डिजिट के ऊपर नंबर क्या है? x1, दूसरी डिजिट पे नंबर क्या है? 2, तीसरी डिजिट पे 3, चौथी पे 4, पांचवी पे 5, छठवीं पे 6, 7th पे 7, 8th पे 8, 9th पे 9, है ना। तो nth पे कितने? n। अपने पास टोटल वैल्यूज कितनी है? n है, तो यहाँ पे नीचे अपन क्या लगा देंगे? n लगा देंगे। भाई अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ देखो, x1 x2 x3, अगर इन तीनों का मीन निकालना है तो अपन सिंपली क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई ये x3 तक ही तो जा रहा है, तो 3, क्योंकि टोटल डिजिट्स अपने पास 3 है। वैसे ही बच्चा अगर ये n तक जा रहा है तो टोटल डिजिट्स अपने पास कितनी है? n है, तो टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है? n है। तो बच्चा ये जो लिखा हुआ है, इसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता क्या? देखो जरा, इसे मैं ऐसे सबमिशन के फंक्शन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्या कर सकता हूं ना। तो इस सबमिशन के फंक्शन से मेरे पास क्या आ गया, i इक्वल्स टू 1 से लेकर के ये n तक, तो ये क्या आ गया मेरे पास में, x i। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि एग्जैक्टली ये इसका सेंस क्या है। ये सिंपली कुछ नहीं, ये वेरिएबल्स के लिए जो सम अपना डेटा का, वो अपन ने ऐसे दिखा दिया, डिवाइडेड बाई ये n नंबर है, तो अपन ने इसे n से डिवाइड और कर दिया, n डेटा है ना अपने पास में। और बच्चा एक चीज ध्यान रखना है, जो बार लगा हुआ है ना, ऊपर डंडा लिखा हुआ है, ये डंडा खिंचा हुआ है, इसे बार भी कहते हैं अपन, और ये मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर यूं एक तरीके से अपने को कह दे कि फाइंड x बार का मतलब अपने को अर्थमेटिक मीन ही कैलकुलेट करना है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको।